हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और अभी हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे एंड बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर जुड़ चुके होंगे और आप लोग अपना ध्यान स्क्रीन पर रख रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके बुक के पहले चैप्टर को, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ रहे हैं, यानी स्थिर वैद्युतिकी को समझ रहे हैं। इसमें हम आवेशों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी में हमने ये समझा था कि हम रुके हुए आवेशों के गुणों का अध्ययन इसके अंतर्गत करने वाले हैं, यानी दोज चार्ज विच आर प्रेजेंटली एट रेस्ट। ठीक है, व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, so the properties are studied under the branch of physics is known as electrostatics। अभी हम अपनी पिछली क्लास में ये समझते हुए आए हैं कि आवेश क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कब कब आवेशों के बीच आकर्षण होता है, कब कब आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। आज की क्लास में हम उसी चीज को करेंगे कंटिन्यू। अपनी लास्ट क्लास में हमने ये समझा था आवेशों के मूल गुण, यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसमें हमने नंबर 1 युज्यता का गुण, नंबर 2 हमने देखा था कि आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, और सेकंड नंबर पे हमने संरक्षण देखा था, और तीसरे नंबर पे हमने क्वांटमीकरण यानी कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। आज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर आधारित एक दो न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे मैं आपको करवाऊंगा। उसको करने के बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आपके फिजिक्स के, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाए रखिएगा। हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स। जो बच्चे हमसे अभी जुड़े हैं उनके लिए हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1। इसमें हम लोग क्या करने वाले बच्चों, अपनी पिछली क्लास में हम लोग एक सिद्धांत को पढ़ रहे थे, इसको हमने बोला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटमीकरण। ये क्या कह रहा था, Q इज इक्वल टू NE, और इसके आगे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, बट ये प्लस माइनस बेसिकली आवेश का चार्ज होगा, आवेश का जो निशान है वो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस आएगा, प्रोटॉन होगा तो प्लस आएगा। Q इज इक्वल टू NE। इसके अनुसार हम ये कहते हैं कि आवेश जिस मात्रा में विद्यमान होगा वह हमेशा मूल आवेश का पूर्णांक गुणज होगा। ठीक है, आवेश हमेशा कैसे विद्यमान रहता है, मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में। यानी कि मूल आवेश हमारा है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे हम मूल आवेश कहते हैं, और उसका पूर्णांक गुणज मतलब n, पूर्णांक गुणज मतलब n यानी नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आवेश हमेशा कैसे होगा, जब हम एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को पूर्णांक संख्या से गुणा करेंगे तो जो आवेश बन के आएगा उसी रूप में आवेश विद्यमान रह सकता है, उसके बीच में, उस वैल्यू के बीच में वो विद्यमान नहीं रह सकता है। इट कैन नॉट लाई इन बिटवीन दैट, ओके, बिटवीन दैट वैल्यू। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है आज का इस पर आधारित, वो कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूं पहले, ठीक है, आप लोग भी नोट डाउन कीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन है, यदि आपकी एनसीईआरटी की बुक का ये क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड से एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित होते हैं, यदि किसी पिंड से एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन
स्थानांतरित होते हैं। कहाँ स्थानांतरित होते हैं? किसी अन्य पिंड में। यहाँ पर ये भी लिख लेना, किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन। 1 सेकंड में कितने? 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये आवेश ही तो है। 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या है? ये आवेश है। मतलब आवेश के स्थानांतरण की दर क्या है? 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जो स्थानांतरण की दर है आवेश के, वो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? n से। n इज 10 की पावर 9। हमको निकालना क्या है? q, आवेश निकालना है हमको, कि 1 सेकंड में कितना आवेश स्थानांतरित होता है। तो वी नो दैट q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, q इज इक्वल टू एन ई, और n क्या है यहाँ पर? 10 की घात 9, और e क्या है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो जब 10 की पावर -19 और 10 की पावर 9 को हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। इतना आवेश 1 सेकंड में स्थानांतरित हो जाता है। इतना हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए अब तक। बात समझ में आई? 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जो दे रखा है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, यानी n दे रखा है। आवेश हमको निकालना है, कितना आवेश स्थानांतरित होता है, q निकालना है। तो q हम कैसे निकालेंगे? q इज इक्वल टू एन ई, क्वांटमीकरण सिद्धांत से हमको पता है। और n की वैल्यू रखी, e की वैल्यू हमें पता है। e जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है, जो कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्स होता है। अब जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आवेश 1 सेकंड में एक पिंड से दूसरे पिंड में जो आवेश स्थानांतरित हो रहा है, वो हो रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम प्रति सेकंड। हर सेकंड में इतना आवेश स्थानांतरित हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि एक कूलाम आवेश के, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये यूनिटरी मेथड है, आपके मैथ्स में इसको, इस ट्रिक को यूनिटरी मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 सेकंड में कितना कूलाम आवेश है? 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। यानी अगर मैं 1 कूलाम बोलूं, 1 कूलाम के लिए क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? 1 कूलाम के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर इसको 1 बनाना है तो दोनों जगह इतना ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर 1.6 इंटू 10 की पावर -10 से डिवाइड करा तो ये 1 बन गया, और इधर भी हमने सेम चीज से डिवाइड कर दिया। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरित होने में 1/1.6 इंटू 10 की पावर, ये -10 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? +10। इतना सेकंड लगेगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से पॉइंट हटाइए, हो गया 10/16 गुणा 10 की घात 10। जब 10/16 आप करेंगे, 10/16 आप करेंगे, तो ये आएगा समथिंग 100/16 कह लीजिए इसे, 100/16, और 1 0 हमने इधर से लिया है तो यहाँ 10 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 6 96.40, 16 2 32, तो 6.2 समथिंग आ रहा है। ये आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। अब ये सेकेंड्स में,
इतने सेकंड लगेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा समय है। देखो 6.25 के आगे 9 जीरो लगाने, इसको हम छोटा कर लेते हैं, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे, है ना। 1 मिनट में 60 ही तो सेकंड होते हैं। और मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से भाग कर देंगे। और घंटे को दिन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो घंटे को दिन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 24 से गुणा कर लेते हैं। और दिन को साल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो जब आप इसको पूरा ईयर्स में कैलकुलेट कर लेंगे ना, जब आप इसको पूरा डिवाइड कर लेंगे, तो ये आएगा अराउंड आपका 198 वर्ष। हमने इसको साल में, सेकंड को हमने वर्षों में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कन्वर्जन तो आता होगा, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, है ना। हमने क्या करा है, सेकंड को वर्ष में कन्वर्ट कर लिया है। तो सेकंड क्या है, अगर किसी को नहीं आता तो ऐसे समझो, सेकंड को हमने साल में कन्वर्ट करा है, सेकंड को हमने साल में। सेकंड क्या है, छोटा, साल क्या है, बड़ा। तो जब छोटे से बड़े में कन्वर्जन होता है तो हम भाग करते हैं। यहाँ पर देखो हमने भाग करे है सबसे, है ना। तो ये चीज को आप ध्यान रखना। तो जब छोटे से बड़े में कन्वर्जन करते हैं तो भाग करते हैं, जब बड़े से छोटे में कन्वर्जन करते हैं तो गुणा करते हैं। ठीक है, तो 198 वर्ष, यानी हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में, अतः लिख दीजिए यहाँ पे, अतः 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में, 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में 198 वर्ष लगेंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज आप लोग इस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन किस तरीके से, आंसर से मतलब नहीं है, क्वेश्चन करने के लिए हमारी जो अप्रोच थी वो क्या थी, 1 कूलम आवेश के बारे में पूछा हुआ था, लेकिन हमको दिया हुआ क्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, आवेश की संख्या दी हुई है, यानी स्मॉल n दिया हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं दिया हुआ है, आवेश नहीं दिया हुआ है, तो पहले आवेश पता लगाओ, 1 कूलम आवेश को पता लगाओ और उसको सॉल्व आउट करो, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना सेकंड या कितना दिन या कितना साल लग रहा है। ठीक है, चलिए हमने इसको वर्ष में क्यों निकाला, काफी बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमने इसको वर्ष में क्यों निकाला। एक बार इस कैलकुलेशन को चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने अपनी साइड से करी, आप भी अपनी साइड से जरूर चेक कीजिएगा। हमने इसको वर्ष में क्यों निकाला है, क्योंकि अगर हम इसको साल में निकालते, दिन में निकालते, तो 198 वर्ष मतलब काफी सारे दिन हो जाते हैं ना, एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना। तो 198 वर्ष में बहुत सारे दिन होते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं हमारा आंसर सिंप्लीफाइड रहे, छोटा से छोटा रहे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको वर्ष में निकाला है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो, नहीं नोट डाउन करा हो तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नहीं नोट डाउन करा है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। 1 सेकंड, 4-5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलिए, तो आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में 198 वर्ष लगेंगे, यानी लगभग 200 वर्ष का समय लग जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। अब क्वेश्चन समझते जाइएगा इसको। ठीक है, जो जो बातें मैं बोल रहा हूं उनको नोट डाउन करते जाइएगा। मैं बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखूंगा नहीं, स्किप करूंगा। ठीक है, तो आप उनको सुनते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। 1 कप जल में कितने आवेश, कितने धन तथा कितने ऋण आवेश होते हैं। तो बच्चों, जो 1 कप जल है वो 1 कप में कितना जल आएगा, पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो 1 कप में जल लगभग आएगा 250 ग्राम। 1 कप में उपस्थित जल की मात्रा लगभग 250 ग्राम, है ना। मिलीलीटर्स में नहीं लिख रहे,
ग्राम्स में लिख रहे हैं हम, ठीक है। ग्राम्स में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको अभी इसको कन्वर्ट करना है, हमको आवेश निकालने हैं। तो जल के अंदर क्या होगा? जल के अंदर, अब देखो आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना होगा। जल क्या है? एक पदार्थ है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। और परमाणु किसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश है। हमको इन्हीं का तो पता लगाना है, हमको इन आवेशों को ही तो पता लगाना है। तो पदार्थ में कितने परमाणु हैं? जल, ये 250 ग्राम जल के अंदर कितने परमाणु होंगे जल के? हमको अगर ये पता लग जाए तो हमको पता है जल के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन्स होते हैं। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमको थोड़ा दिमाग लगाना है। अब देखो 250 ग्राम जल आएगा एक कप में, ठीक है। अब 250 ग्राम जल में क्या होंगे? जल के अणु होंगे। जल का एक अणु, जल के बहुत सारे अणु होंगे ना। जल किसको बोलते हैं? H2O। तो H2O क्या है? ये अणु है। तो अगर ये कप है, सपोज ये आपका कप है, ठीक है, इस पर ये हैंडल लगा है, ठीक है, ये कप है। तो इस कप के अंदर क्या है? जल के अणु है, H2O के अणु, जिसको आप जल बोल रहे हैं वो जल के अणु है, ठीक है। तो एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? एक जल का एक अणु, जल के एक अणु का द्रव्यमान बच्चों आपको जैसे पता होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 18 ग्राम होता है ना। 18 ग्राम होता है, ये बात आप सबको पता होगी। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो 16 और 2 18, ठीक है। अब इसको केमिस्ट्री में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो बात मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। रसायन विज्ञान में मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। जल का एक अणु 18 ग्राम का है, जल का एक अणु 18 ग्राम का है। मतलब कि जल के कितने अणुओं का द्रव्यमान है 18 ग्राम? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु का जो द्रव्यमान है वो 18 ग्राम है। ये मोल कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको हम आवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। इसका सीधा सीधा रिलेशन ये होता है कि जो भी हमारे पास अणु है उसका जितना द्रव्यमान है, मतलब उसके इतने अणु उसके बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं सपोज किसी और अणु की, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं किसी और अणु के, O2 की करते हैं बात, ठीक है, ऑक्सीजन का अणु। तो ऑक्सीजन के अणु 16 + 16, इसके एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होगा। मतलब कि इसके इतने अणु का जो द्रव्यमान होगा वो 32 ग्राम होगा। बात समझ में आए? किसके? ऑक्सीजन के। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जल के। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब इसको ध्यान दीजिए, 6.022 जो अणु है वो 18 ग्राम के बराबर है। तो एक अणु, तो आप बताइए जल के एक अणु का द्रव्यमान 18 ग्राम है, तो 250 ग्राम जल में कितने अणु होंगे? 250 ग्राम जल में, यहां तक समझ में आ गया? अब मुझे बताइए जल का एक अणु 18 ग्राम का है, 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, एक अणु 18 ग्राम का है, तो 250 ग्राम जल में कितने अणु होंगे? 250 को 18 से डिवाइड कर देंगे। जैसे सपोज एक कमरे में आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक क्लास में, एक सब्जेक्ट में 15 नंबर आए हैं आपके, ठीक है, एवरेज आपके नंबर 15 आए हैं, ठीक है, और आपके टोटल जो नंबर आए हैं वो 300 आए हैं। तो आपके सब्जेक्ट कितने थे? तो आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, 60 सब्जेक्ट थे, ठीक है। मतलब कि आपको टोटल दे रखा है और आपको नंबर दे रखा है, तो कितने संख्या थी, कितने अणुओं की संख्या थी, उसको आप भाग करके निकालेंगे। समझ रहे हो बात को? टोटल 250 ग्राम है, एक अणु का 18 ग्राम है, तो कितने अणु होंगे? 250 को 18 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोई संख्या आएगी, ठीक है, उसको नोट डाउन करके रखिए आप। ओके, तो कितने टोटल कितने अणु होंगे? 18 ग्राम में इतने अणु हैं, ठीक है। तो कुल अणुओं की संख्या अब निकाल सकता हूं।
कुल अणुओं की संख्या, एक कप जल में कुल अणुओं की संख्या, एक कप जल में कुल अणुओं की संख्या, उसके लिए जो 250/18 आपने जो नंबर निकाला है बच्चों, उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, आवोगाद्रो संख्या से। ठीक है, कितने अणु थे उसमें, 250/18, तो कितने अणुओं की संख्या होगी, तो वो हो गया, उसको आप सीधे सीधे आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप या तो दिमाग में रखते चलिए या तो मूल कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझिए, तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक, तो अब मुझे पता लग गया जल के कितने अणु हैं, जल के कितने अणु हैं हमारे पास, इतने अणु हैं, ये संख्या मुझे पता लग गई। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जल के एक अणु में, जल के एक अणु में, यहां से आगे आपको पूरा समझ में आएगा, जल के एक अणु में, जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं, जल्दी से बताइए। जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 प्रोटॉन होंगे, होंगे या नहीं होंगे, 10 प्रोटॉन होंगे। कैसे होंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए। ऑक्सीजन के पास 8 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, और एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो इजी है। चलिए, तो जल के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, मतलब हमको धन और ऋण आवेश निकालना, तो जितने धन है उतने ही ऋण आवेश भी है। ठीक है, तो कोई एक निकालो, दूसरा ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, तो मैं ऋण आवेश निकाल रहा हूं। जल के एक अणु में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 ऋण आवेश होते हैं। ठीक है, तो हमने टोटल कितने निकाले। अब एक अणु पर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आवेश कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया कुल आवेश एक अणु पर। तो इतने अणुओं पर कितना आवेश होगा, ये जो हमने अणुओं की संख्या निकाल रखी है कुल एक कप में, इतने पर कितना आवेश होगा, तो इसको सिंपली आप जो ऊपर वाली संख्या बनी है और जो नीचे वाली संख्या बनी है, इसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल दीजिए। तो 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो ये आपके पास एक संख्या निकल के आएगी। जब आप इनको डिवाइड करेंगे, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार का आएगा। जब आपने 250/18 करा होगा, 250/18 करा होगा, तो आपका आंसर आया होगा 13.888 समथिंग, तो 13.89 कर लेते हैं इसको सपोज। ठीक है, और फिर इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13.89 मल्टीप्लाई 6.022, देन उसके बाद मल्टीप्लाई 10 गुणा मल्टीप्लाई 1.6, तो ये आएगा अपना अराउंड, जब ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इट विल बिकम 1338.22। ठीक है, ये 22 बहुत बार आएगा, तो मैं 2 बार 2 लिख रहा हूँ बस। ठीक है, 2 संख्या तक ले रहा हूँ। अब ये 10 की घात सॉल्व कीजिए, 10 की घात 23 है, 10 की घात 19 है, 23 में से 19 गए, कितना बचा, 10 की घात 19 और 4 23 होते हैं, तो 10 की घात 4 कूलम। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे, है ना। आप अपना आंसर सिग्निफिकेंट चैप्टर क्लास 10th में, आपके चैप्टर 1 में सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने पढ़े होंगे, सार्थक अंक, तो सार्थक अंकों में इस आंसर को लिखेंगे। सार्थक अंकों में कैसे लिखेंगे, देखो, पॉइंट का आना चाहिए 1 और 3 के बीच में, इससे आगे की सारी संख्याएं राउंड ऑफ हो जाएंगी। तो ये तो 5 से छोटे हैं, ये तो ऐसे ही राउंड ऑफ हो जाएंगे, है ना। अब ये जो 8 है, ये 5 से बड़ा है, तो इसके पीछे वाला जो 3 है ना, ये 1 बढ़ जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये क्लास 11 की बात है। इसको हम इस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे, तो ये पूरा बन गया 1.34। अब जरा ध्यान देना, 1.34 पॉइंट कितने संख्या पीछे गया है, 1 2 3, 3 संख्या पीछे गया है, मतलब हमको क्या करना है, 1 के आगे 3 0 एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे इसके साथ, ऐसे, और 10 की घात 4 तो आई, तो 10 की घात 4 है और ये 10 की घात 3 है, मतलब 4 मतलब 4 0, 3 मतलब 3 0, तो ये टोटल हो जाएगा 10 की घात 7 इंटू 10 की पावर 7 कूलम।
तो इतना आवेश होता है, इतना धन और इतने ही ऋण आवेश होंगे 1 कप जल में। बात समझ में आई? कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ थी, आप लोग अपना दिमाग इसको 1-2 बार कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है? 1-2 बार क्वेश्चन करके समझ में आ पाएगा। 1 कप जल में कितने धन और कितने ऋण आवेश होते हैं? 1.34 इंटू 10⁷ कूलाम धन और इतने ही ऋण आवेश होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? लिख लेंगे इसमें नीचे लास्ट में आता है। एक कप जल में उपस्थित धन तथा अलग अलग लिखिए धन आवेश इज इक्वल टू 1.34 इंटू 10⁷ कूलाम, और नीचे भी लिखेंगे 1 कप जल में उपस्थित ऋण आवेश, सेम लिखेंगे, ठीक है, सेम संख्या लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। बीच वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपका मूल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है, मूल संकल्पना के अंतर्गत आता है। तो इसको आप समझने के लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो बातें हमने यूज करी है वो बेसिक हैं, ठीक है, और प्रीवियस क्लासेस से आपका रिलेटेड है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें ओवर राइटिंग्स को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं कूलाम नियम। एक साइंटिस्ट है कूलाम, इन्होंने एक नियम दिया और इनके नाम पर ही इस नियम का भी नाम दिया गया, कूलाम नियम, ठीक है। अब कूलाम आपको पता है कि आवेश का जो मात्रक है उसको भी हम कूलाम कहते हैं। बच्चों, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम आपको याद कराने से पहले मैं आपको एक वो नियम याद दिलाना चाहता हूं जो आपको पहले से ही याद है। अगर वो याद है आपको अच्छी तरीके से तो वेरी गुड, कूलाम का नियम आपको याद तुरंत हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहूंगा, आपको याद आएगा, फिर कूलाम का नियम समझने में आपको आसानी हो जाएगी। एक नियम था आपके पास क्लास 10th में जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, या फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बोलता है? यह बोलता है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड आप उठा लीजिए, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, कोई भी दो पिंड, पिंड मतलब वस्तु, ठीक है, कोई भी दो वस्तुएं पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब पूरे यूनिवर्स में, जहां तक आपकी समझ है, जहां तक आपको चीजें पता है वहां तक, ठीक है, कोई भी दो वस्तुएं आप उठा लीजिए तो आप देखेंगे कि उनके बीच में आकर्षण का बल हमेशा काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सदैव काम करेगा, ऑलवेज। ये आकर्षण का बल, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी। जैसे आप बोलेंगे सर, सपोज मैं अपने आप का एग्जांपल लेता हूं, ये आप है और ये कोई पिंड है जो कि अंतरिक्ष में है, तो आप कहेंगे क्या सर मेरे और उस अंतरिक्ष में उपस्थित जो पिंड है उन दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है? जी बिल्कुल लग रहा है, इस नियम के अनुसार, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। बट जो इंटेंसिटी है उस बल की वो कम है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल, इंटेंसिटी का मतलब क्या समझें कि आप है और दूसरा पिंड है पृथ्वी, तो आप कहेंगे क्या सर मेरे और पृथ्वी के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है इसीलिए आप पृथ्वी से बंधे हुए हैं,
इसीलिए आप पृथ्वी से क्या है, आकर्षित हैं, उसकी ओर बंधे हुए हैं। पृथ्वी आपको अपने से दूर कहीं जाने नहीं देती, है ना। तो ऐसा क्यों है, ऐसा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के फलस्वरूप ही है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है कि दो वस्तुएं कितनी भी दूरी पर रखी हुई हैं, अपने द्रव्यमान के कारण वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और उनके बीच में एक आकर्षण का बल विद्यमान होता है। इस आकर्षण के बल को गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं और इसे हम F द्वारा निरूपित करते हैं। आप ऐसे लिखते थे, ये बल जो है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, द force of gravitation is directly proportional to the product of the masses of the bodies and it is inversely proportional to the distance to the square of the distance between them। और अब जब आप इसको अनुक्रमानुपाती को हटाते थे तो यहाँ पर एक नियतांक आता था g, और इसको आप ऐसे, ये फाइनली ऐसे बन जाता था, g को हम बोलते थे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी होती थी कुछ, आई होप आपको याद होगी, क्योंकि अभी हमारा कॉन्टेस्ट नहीं है, सिर्फ इतना आपको समझना था। अभी कूलाम का नियम भी जो है वो इसी प्रकार का है, यहां पर भी बल की बात होगी, बस यहां पर दो आवेशों के बीच की बात करेंगे हम, एक आवेश Q1, एक आवेश Q2, ठीक है। उनके बीच भी कुछ दूरी होगी, उनके बीच लगने वाला बल जो होगा वो ठीक इसी प्रकार से अनुक्रमानुपाती होगा, जैसे यहाँ M1 M2 अपॉन Q स्क्वायर R स्क्वायर था ना, वैसे यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान थे, यहाँ पर आवेश आ जाएंगे, इतना आपको दिमाग में रखना है। अगर इतनी बात आपके दिमाग में रह गई तो ये नियम आपको फटाफट से याद हो जाएगा, ठीक है। तो कूलाम का जो नियम है इसका क्या वजूद है, इसको हेडिंग डाल दीजिए, कूलाम्स लॉ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो कहाँ काम करता है कूलाम का नियम, हम कहाँ लगाएंगे, दो बिंदु आवेशों के बीच में। अच्छा, बिंदु आवेश अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा है, बिंदु आवेश अभी आपके साथ डिस्कस नहीं हुआ आई थिंक। चलिए, बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश नाम के दो आवेश होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्या होते हैं, बिंदु आवेश बहुत छोटा सा चार्ज होगा, बहुत कम मात्रा का आवेश होगा, ठीक है, जिसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोलेंगे, जिसको हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। बहुत कम आवेश होगा, ओके। और परीक्षण आवेश जो टेस्ट करने के लिए, हमको टेस्ट करना है कि टेस्ट करने के लिए जो हम चार्ज यूज करेंगे, जब हमको कोई नियम का या फिर किसी लॉ को टेस्ट करना है, उसको चेक करना है, तो वहां पर हम टेस्ट करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए चार्ज लेते हैं, इसीलिए उसका नाम है टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो फिलहाल कूलाम के नियम इन दोनों को मैं लिखवा दूंगा, अभी कूलाम के नियम की हेडिंग डल गई है। तो कूलाम के नियम में पहले दो तीन जो इंपॉर्टेंट चीजें इनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो कूलाम के नियम का स्टेटमेंट लिख लीजिए आप सब मेरे साथ, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज को मैं बताऊंगा अगले क्लास में, उसको लिखवा भी दूंगा। लिख लीजिए इसको, किन्हीं दो स्थिर मतलब फिक्स्ड बिंदु आवेशों के बीच लगता हुआ, आवेशों के बीच लगता हुआ वैद्युत बल, वहां पर गुरुत्वाकर्षण था तो गुरुत्वाकर्षण बल, यहां पर विद्युत है तो वैद्युत बल किसके बराबर होता है, लगने वाला वैद्युत बल, कॉमा, इसको आप 2 पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। नंबर 1, ऐसे आपको याद रहेगा, दोनों आवेशों
की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैद्युत बल भी मैं आपको लिखाऊंगा डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, जो छोटे छोटे पॉइंट्स छूट गए हैं हमारे, वो मैं आपको लिखवाना भूल गया। 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, बिंदु आवेश क्या होता है, और परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, फिर हम कूलाम के नियम को आगे समझना स्टार्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो आज बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी और आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली क्लास में टॉपिक को ठीक यहीं से करेंगे कंटिन्यू। जो बातें रह गई आज उसको अगली क्लास में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और पढ़ के मजा आया होगा। अगली क्लास में हम मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।